हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो जीके के सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5 ने लेके आ गए हैं। तो आपको पता होगा इससे पहले इस सीरीज के 4 पार्ट आ चुके हैं और ये सीरीज मोस्टली जो बनाई गई है वो आपके एसएसबी हेड कांस्टेबल और एसएससी जीडी इन दोनों को ही ध्यान में रख के और जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बेस पे ये सीरीज बनाई गई है। साथ में अगर आप एयरपोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे देखो जीके का तो ऐसा रूल है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जीके मोस्टली सभी में सेम ही रहने वाला है। जीके के अंदर ऐसा नहीं होता कि जैसे कि अगर भारत आज़ाद कब हुआ था तो जो अगर आप किसी का भी एग्जाम दोगे तो सभी के अंदर भारत आज़ाद जो डेट थी वो सेम ही डेट है। तो ऐसे जीके किसी में चेंज नहीं होता। आप ऐसे कभी भी जीके पढ़ रहे हो तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे वाले एग्जाम आएगा या नहीं आएगा। अगर आपके जीके दिया हुआ है, आपके ये दिया हुआ है कि एग्जाम के अंदर आपके जीके पूछा जाएगा तो आपके जीके ये पूछा जाएगा आपसे, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो रेगुलर व्यूअर है उनको ये पता होगा कि हम वीडियो के लास्ट के अंदर एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमेशा ही एक स्पेशल टॉपिक रहता है, जो ऐसा टॉपिक रहता है जिसमें से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का टॉपिक भी वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब आप टॉपिक पढ़ोगे तब आप खुद कह दोगे कि हाँ सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आज आपके लिए भी एक क्वेश्चन बनाया है, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी आपको जीके आती है तो आप उससे रिलेटेड आपको भी उसका आंसर देना है। वो क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ा हुआ है। तो अब चलो शुरू करते हैं। वैसे आपको पता होगा इस सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहले आपको जो एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिल जाता है आगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो वैसा ही आज करने वाले हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके यहाँ पे कि कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपको पता होगा चाइना है, फ्रांस है, जापान है, वो नहीं है, बाकी रूस भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 वो है, राइट नहीं है। बाकी जो भी है तीनों तीनों ये है। तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखो, क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता ही है लेकिन इससे रिलेटेड जो भी और इंफॉर्मेशन है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो सदस्य हैं वो है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सदस्य है। तो ये जो 5 सदस्य दिए हुए हैं ये स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है और साथ में यूएसए है। ये आपको पता होने चाहिए। पांचों के पांचों आप नाम याद रख लीजिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। जैसे अभी जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। जो एनटीपीसी के जो पहले एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी के अंदर तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है। तो देखो एक तो आपको क्वेश्चन ये बता दिया डायरेक्ट ही, राज्य तो आपको पहले ही बता दिया है कि जो सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, राजस्थान के अंदर लगता है। लेकिन आपको जो बताना है वो ये बताना है कि राजस्थान के अंदर कहाँ पे लगता है। जैसे जयपुर, बीकानेर, पुष्कर और नागौर, तो इनमें से कहाँ पे लगता है राजस्थान के अंदर? क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो ऊँट का मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? पुष्कर के अंदर लगता है। और पुष्कर कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में दे दिया तो राजस्थान की जो वैकेंसी होगी उससे रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से पूछे जाते हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना आप। अभी चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हर एक क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बनते ही नहीं है। जिसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उनमें अपन साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर डिस्कस करेंगे। अब जो अगला जो क्वेश्चन है वो है सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी बुक में से पूछे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलो आपसे पूछा है कि सिस्टमा नेचर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो आपको पता होगा कौन है, कैरोलस लीनियस है, वो सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि साइलेंट वैली है वो कहाँ पर है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि साइलेंट वैली कहाँ पे। एक आपको याद रखना है, एक होता है सिलिकॉन वैली और यहाँ पे सिलिकॉन वैली नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ पे? वो है केरल के अंदर। ये जरूर याद रखना आपको, साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल के अंदर है।
और सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, तो वो बेंगलुरु को कहते हैं। ये इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना, जब आपसे सिलिकॉन वैली पूछे तब उसका आंसर होगा बेंगलुरु, और साइलेंट वैली पूछे तब आंसर क्या होगा, केरल होगा। साइलेंट वैली क्या है, नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पे स्थित है, अगर पूछे साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना आप, और इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना। अब चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल नहीं है। तो आपको पता होगा एक जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है इन चारों में से। तो आजकल जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा शामिल है या फिर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी डिटेल पता होगी, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो जोधपुर है वो स्वर्णिम परियोजना के अंदर शामिल नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंदर शामिल नहीं है। अब चलो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शामिल है। अब सबसे पहले बात करें जो चेन्नई से जो कोलकाता को जोड़ता है उसके बीच की लंबाई क्या है, 1684 किलोमीटर है। इसको ये लंबाई जरूर ज्ञान रख लेना, सारी लंबाई याद नहीं रखो तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जरूर याद रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली कोलकाता के बीच में 1453 किलोमीटर है, दिल्ली मुंबई के बीच में 1419 किलोमीटर है, और मुंबई चेन्नई के बीच में 1290 किलोमीटर है। जो भी क्वेश्चन है मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जो भी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये मेरे इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आते, तो आप एक काम कीजिए कि एनटीपीसी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सीएचएसएल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन देख लीजिए, उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए आपके लिए लेके आए। अब अगर आपसे पूछे कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उत्तर की साइड कौन सा है, तो आपको पता करना है दिल्ली है, दक्षिण में कौन सा है तो चेन्नई है, और पूर्व के अंदर कोलकाता है, और पश्चिम के अंदर है मुंबई है। ये आपसे क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अंदर आपको पता होना चाहिए। अब चलो बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट की इससे रिलेटेड। तो जो मार्ग पे जो प्रमुख शहर आते हैं, जैसे जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इसके अंदर जो प्रमुख शहर आते हैं, जैसे यहाँ पे जो कौन कौन से शहर आते हैं ये भी आपको एक बार कई बार पूछ सकते हैं। जैसे थोड़े अच्छे खासे लेवल के एग्जाम होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने को जब एसएसबी की या फिर आप एसएससी जीडी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने को कम से कम अपनी तैयारी 100% तो करनी चाहिए कि कहीं से भी पूछे तो आपको क्वेश्चन आता हो। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञान रखना है, प्रमुख शहर कौन कौन से, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, बालासोर है, भुवनेश्वर है, कटक है, दुर्गापुरा है, जयपुर है, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, वाइजैक, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर व वडोदरा। ये जो भी शहर आपको बताएं ये सब के सब किस पे आते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बीच में सारे के सारे इंपॉर्टेंट शहर आते हैं। अब चलो बात करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसकी लंबाई कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की टोटल लंबाई है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है स्वर्णिम त्रिकोण से। जैसे अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया था वो था स्वर्णिम चतुर्भुज, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्वर्णिम त्रिकोण से संबंधित। तब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से शहर आते हैं, दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच में कौन सा बना हुआ है, तो स्वर्णिम त्रिकोण बना हुआ है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में पाचन में सहायक अम्ल कौन सा होता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इस सीरीज की सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिक्स मिल जाते हैं। जैसे कभी आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन मिलेगा, कभी ज्योग्राफी का मिलेगा, कभी हिस्ट्री का मिलेगा, कभी साइंस का मिलेगा, जिससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जब इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको जो याद करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए आपको डबल फायदा हो रहा है। ये सीरीज बस आप लास्ट तक जरूर देखना, और जब तक हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तब तक आपके जीके में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इससे बाहर चला जाएगा। तो भोजन में सहायक अम्ल कौन सा है आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन में सहायक है, यानी कि जो HCl अम्ल है वो किस में सहायक है, भोजन के अंदर सहायक है। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है कि नाविक क्या है। आपको ये बताना है जो ये नाविक है ये क्या है। तो भारतीय क्षेत्रीय नौवान उपग्रह प्रणाली है, एक रॉकेट है, रोबोट का नाम है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आंसर राइट होगा, नाविक है वो है भारतीय क्षेत्रीय नौवान उपग्रह प्रणाली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर कहा था कि आपसे भी अब की बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आपको ये काम करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर चाहे आप गूगल करके लिखो, कहीं से भी लिखो, आपको इस नाविक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो डिटेल, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। जिसका सबसे बढ़िया आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया जाएगा ताकि और भी स्टूडेंट उसको देख सके। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना अगर आपको जितनी भी इसके बारे में डिटेल बताओ वो सारी की सारी।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत के अंदर प्रथम रेल कब चली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी नहीं है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारत के अंदर प्रथम रेल कब चली थी, 1853 के अंदर चली थी भारत के अंदर प्रथम रेल। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट की बात करें अपन, तो आप ये देख सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि पहली रेल कब चली थी, तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 के अंदर चली थी पहली रेल। और कहाँ से लेके कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी। और लंबाई कितनी थी, तो 34 किलोमीटर लंबाई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे भी ये भी देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व के अंदर प्रथम रेल कब चली थी, तो 1825 के अंदर चली थी। कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर चली थी। ये जितने भी प्रथम रेल से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते थे अपन ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। बुक से रिलेटेड वैसे देखो हमने अलग से वीडियो भी अपलोड कर रखा है, कम से कम 3 पार्ट के अंदर वीडियो आया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है अभी तक सभी एग्जाम में पूछी गई है वो हमने एक ही जगह डिस्कस की है। तो आप अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो बुक का क्या नाम है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर 3 जो रामचंद्र गुहा है उनके द्वारा लिखी गई है इंडिया आफ्टर गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाली बुक है ये। चलो बात करें इस अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी अधिनियम होते हैं आपके अधिनियम से रिलेटेड अक्सर एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी और एसएसबी के अंदर भी आप पुराने पेपर देखोगे तो उनके अंदर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, अधिनियम से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो कब का है, 1856 का है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और कुछ अधिनियम और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो चलो वो भी देखते हैं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1856 का है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी देखो सारी की सारी जो एक्स्ट्रा में जो आपको डिटेल दी जाती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना कि जो जितनी भी आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो बात करें सती प्रथा का अंत। जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो कब हुआ था, 1829 के अंदर हुआ था। उस टाइम कौन थे, विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था, 1 मई 1961 को आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दहेज निषेध अधिनियम। शारदा एक्ट कब का है, 1930 का है। और दास प्रथा अधिनियम कब का है, 1843 का है। तो जितने भी यहाँ पे अधिनियम दिए हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप एक एक को जरूर याद रखना। इनमें कभी भी ये मत कर देना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि जीके की आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी हमारी तरफ से, हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम कब आएंगे, जब आप सारे के सारे क्वेश्चन याद रखोगे। तो अब थोड़े थोड़े 10-10 15-15 मिनट के वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आए और आप थोड़ा थोड़ा करके याद रख सको। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 के अंदर हुआ था। और टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो चलो देख लेते कौन कौन से हुए थे। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। कौन किसने भाग लिया था, अंबेडकर ने भाग लिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना कि कांग्रेस ने प्रथम जो अधिवेशन जो सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन उसके अंदर भाग नहीं लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था, उसके अंदर किस किसने भाग लिया था, गांधी जी ने भाग लिया, अंबेडकर ने भाग लिया, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया और एनी बेसेंट ने भाग लिया। अब यहाँ पे आपको ज्ञान देने वाली बात ये कि ये जो 4-5 जो नाम दिए हुए ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट ही कि इनमें से किसने भाग नहीं लिया। तो आप ध्यान रख लेना किस किसने लिया, गांधी जी ने, अंबेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और एनी बेसेंट ने भाग लिया था। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और इसमें किसने भाग लिया था, अंबेडकर ने भाग लिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई, तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें तीनों में किसने भाग लिया था, अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वो है वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। तमिलनाडु के अंदर स्थित है वृद्धेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो वृद्धेश्वर मंदिर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। जैसे तमिलनाडु अपन ने ऑप्शन में देख लिया था, लेकिन अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो आपको तंजावुर जगह है। और किसने बनाया था, राजा राज प्रथम ने बनाया था वृद्धेश्वर मंदिर। कब से लेकर कब तक, 1001 से 1010 AD के बीच में बनाया गया था। और एक चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, किसको समर्पित है ये, तो शिव को समर्पित है। कहाँ पे स्थित है, कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और शिव को समर्पित है। ये जरूर याद रखना आप कि वृद्धेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है।
ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट से गलती भी हो जाती है। आज एक और बुक का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, शेड्स ऑफ सेपेरोन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबा नकवी है, वो इस पुस्तक की लेखक है। ये भी एग्जाम में पूछी गई बुक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन आप ये जरूर चेक करते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, राइट आंसर कितने हुए। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो गीतांजलि कविता थी या फिर जो काव्य संग्रह था वो किसके लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा गया है और इसके लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलो बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो और नोबेल पुरस्कार है वो किस किस को मिले हुए थे। देखो सारे यहाँ पे नोबेल पुरस्कार डिस्कस नहीं किए हुए, कुछ अपन ने आज डिस्कस किए, कुछ अभी और कभी आगे क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 के अंदर मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला कि सीवी रमन को कब मिला था और किसके लिए? भौतिकी के लिए। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर मिला था, शांति के लिए। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 के अंदर, अर्थशास्त्र के लिए। एक मैं आपको चलो आपसे पूछ लेता हूँ, जो कैलाश सत्यार्थी है और साथ में मलाला यूसुफजई को, इन दोनों को भी मिला था शांति के लिए। लेकिन आपको ये कमेंट के अंदर बताना है कि कब मिला था इनको, जो ईयर है वो बताना है आपको कमेंट के अंदर। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सन 2000 में निम्न में से किस राज्य की स्थापना हुई थी? ये भी देखो अक्सर एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2000 के अंदर निम्न में से किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की भी 2000 में हुई थी, झारखंड की भी 2000 के अंदर हुई थी और उत्तराखंड की भी 2000 के अंदर ही हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण तट है वो कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोंकण तट है वो कहाँ पे स्थित है। तो जितने भी जो 2-3 तट है वो इंपॉर्टेंट है, वो अपन और डिस्कस कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और गोवा के पास में वो एक कोंकण तट स्थित है। अब चलो बात कर लेते हैं कोरोमंडल तट। अगर आपसे पूछे वो कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगर मालाबार तट पूछे कहाँ का कहा जाता है, तो केरल और जो कर्नाटक का तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। और कोंकण तट किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र और गोवा को कहा जाता है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट करवाएं आपको वो भी इंपॉर्टेंट है। तो संगाई फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर के अंदर मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो मणिपुर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट की बात करें अपन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। संगाई फेस्टिवल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मणिपुर का है। लोकटक झील है, यहाँ पे तक नहीं है, लोकटक झील है, वो कहाँ पे? मणिपुर के अंदर स्थित है। और थांगटा जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ की है? वो ये भी मणिपुर की है। तो कुल मिलाकर अपन ने जो स्टैटिक जीके मणिपुर से रिलेटेड था वो भी देख लिया और जो कुछ करंट फैक्ट है वो भी साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे स्थित है माजुली द्वीप? तो असम के अंदर स्थित है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस वीडियो के लास्ट में हम एक जो ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपसे पूछे रेशम कीट पालन है उसको क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती किसको क्या कहा जाता है? विटिकल्चर कहते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछे केंचुआ किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर से। सब्जियों को क्या कहा कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को अगर पूछे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ऐसे ही मछली पालन को अगर पूछे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पीसी कल्चर कहते हैं। और फलों की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे बागवानी को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जितने भी ये यहाँ पे दिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक जो भी वर्ड है ये यहाँ पे जैसे सेरिकल्चर, विटिकल्चर, वर्मी कल्चर, ओलेरिकल्चर, ये जो भी वर्ड है आपके हर एक क्वेश्चन जो वर्ड है कम से कम पता नहीं कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ होगा। इसलिए यहाँ पे आज ये यहाँ पे है क्योंकि ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। इनमें कभी भी कंफ्यूजन मत हो जाना। इनके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना। अब चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।